Welcome aspirants to this new session of Shiksha IAS Institute. Today we will be discussing the portion of Constitution known as the Schedules of Constitution. According to the importance of this topic, it is a medium level topic. Many questions are asked in pre and as well as mains. Actually, some questions from mains from this topic are very analytical type. We will be discussing those topics additionally in the mains polity type. But meanwhile, we will discuss what are the schedules to the Constitution and why are they, what are its importance, and most importantly, what they contain. So let's start. First of all, if we talk about schedules in Indian Constitution, the first question that comes in our mind is that what is the schedule? शेड्यूल आप सबने सुना होगा. शेड्यूल हम टाइम टेबल भी बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा तो शेड्यूल एक टाइम टेबल रहता है. जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि फ़लाने डॉक्टर हैं, उनके पास विज़िट करना है, उनका विजिटिंग आवर क्या है, तो लोग जनरली बोलते हैं कि हाँ उनका शेड्यूल देखना पड़ेगा. या मैं पूछूं कि कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उससे मुझे वहाँ जाके किसी एक एमडी से मिलना है या कोई एक पर्टिकुलर कर्मचारी से मिलना है, तो आप बोलेंगे सर मेरे को उनका शेड्यूल देखना पड़ेगा, कि आप वो साइट पे रहेंगे कि ऑफिस में रहेंगे. तो ये हम एक प्रकार से इजी वे में समझने के लिए बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये शेड्यूल्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसे ही हैं. ये भी एक प्रकार के रेफरेंस पॉइंट है. ये रेफरेंस किस चीज़ का देते हैं कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको ले जाना चाह रहा है. एक्चुअली क्या था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, जो विद्वान जन थे, उनका ये कहना था या उनका ये मत था कि सभी चीज़ों को, सभी कंडीशंस को कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में नहीं रखा जा सकता. तो उन्होंने कुछ शेड्यूल्स बनाए जिसमें ये डाल दिए गए. अगर आप इसको एक बोलना चाहें तो सीधा बोल सकते हैं ये टेबल्स या एक ऐसे राइटअप्स रहते हैं या एडिशनल इन्फॉर्मेशंस रहती हैं जो हम डायरेक्ट मेन आर्टिकल्स में डाल के, जो आर्टिकल्स हम बोलते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जो पार्ट 1 के पार्ट हैं, उनमें ना डाल के हमने इसको एक शेड्यूल में डाला है. कुछ लोग इसको एनेक्जर भी कहना चाहते हैं, पर एनेक्जर से ज़्यादा ये शेड्यूल कहना सही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियली और खुद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको शेड्यूल्स कहा था, शेड्यूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये शेड्यूल की डेफिनेशन है बेसिकली. हम आगे इसका इम्पोर्टेंस और जब एग्जांपल देखेंगे तब हमको और समझ आएगा कि ये है क्या. अब बात ये आती है कि वाई डू वी हैव शेड्यूल्स. ये एनेक्जर एट द फर्स्ट प्लेस हैं ही क्यों? हम डायरेक्ट उनको आर्टिकल्स में भी लिख सकते थे, हम डायरेक्ट उनको, अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो डायरेक्ट आर्टिकल्स में रिटन फॉर्म में दे सकते थे. तो हमारे पास ये हैं क्यों? पहला टॉपिक है कि टू रिड्यूस द लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़. एक्चुअली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स लीगल डॉक्यूमेंट है. अगर हम इसको समझने जाएंगे तो लेयर बाय लेयर, जैसे हम वो बोलते हैं ना प्याज की परतें रहती हैं, तो वो खोलते जाते हैं. तो वो एक पुराना जोक है जो वो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप प्याज की परत खोलते जाएंगे कि प्याज कहाँ है खोजने के लिए, अंतर में आप आखिरी में आपको समझ आएगा कि अंदर उसके कुछ भी नहीं है. सेम इज़ द केस विद कॉन्स्टिट्यूशन. लोग उसके अंदर निहितार्थ, व्हाट इज़ एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये खोजने के चक्कर में जैसे हम प्याज की छिलके उतार देंगे तो प्याज ऐसा सच कुछ नहीं है, वो छिलके ही एक साथ मिल के प्याज बनाते हैं. दैट इज़ द सेम केस विद कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली बहुत ज़्यादा चीज़ें खोजने लगेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा नहीं. उसके अंदर वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वही ही कॉन्स्टिट्यूशन है. वो जो रिटन फॉर्म है, वो जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट उसके मीनिंग्स हैं, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन कोई अलग से ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी ने उसको कवर करके रखा हुआ है और आप उसको रिमूव या डिस्कवर कर देंगे तो वो सामने आएगा. दैट द सेम थिंग इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो पहला तो इसका कारण ये है कि टू रिड्यूस द लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो समझने में एक सामान्य आदमी को प्रॉब्लम होती है उसको रिड्यूस करने के लिए पहला इंपॉर्टेंस इसका ये है. सेकंड, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, ये रेफरेंस के जैसे काम करता है. कई बार इस तरीके के टॉपिक्स आते हैं जब पॉलिसी मेकर्स को, स्पेशली पार्लियामेंट में जब हम बात करते हैं, तो ये पॉलिसी मेकर्स को ये समझना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर लॉ बनाना है. लॉ बनाने के लिए हमको ये चीज़ करना पड़ेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई लॉ नहीं बन सकता एज़ पर आवर सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम. सो ये एज ए रेफरेंस पॉइंट काम करता है, एज हम कह सकते हैं एक गाइडिंग लाइट के जैसा काम करता है, एक पथ प्रदर्शक के जैसा काम करता है कि हाँ हमको इस डायरेक्शन में जाना है, ये बनाया जा सकता है और ये नहीं बनाया जा सकता है, या इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है, समथिंग अमेंडमेंट की करके बनाया जा सकता है, ये ज़रूर इसमें कर सकता है.
तीसरा पॉइंट इसमें है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात, रिवाइज, अपडेट या अमेंडमेंट। आप सबने सुना होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 120 बार से ज़्यादा बार अमेंड हो चुका है। तो जब हम अमेंडमेंट करते हैं तो अगर हमारे पास शेड्यूल्स हैं तो हमको पूरा आर्टिकल रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर्टिकुलर सेक्शन को, उस आर्टिकल के उस पर्टिकुलर सेक्शंस को 2-3 वर्ड या कई बार तो सिर्फ एक लाइन या कुछ वर्ड्स का ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि द शेड्यूल्स विल रिमेन द सेम। तो अगर अब हम इस शेड्यूल को अगर पूरा मेन आर्टिकल में ही लिखते तो हमको ये पूरा रीराइट करना पड़ता, एंड इट विल फर्दर इंक्रीज द लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़। उस कॉम्प्लेक्सिटीज़ और उस कम्बरसमनेस से बचने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये शेड्यूल्स बनाए, और इसका बहुत बड़ा एक कारण ये है इम्पॉर्टेंस का कि ये ईजी कर देता है हमारे को रिवाइज, अपडेट या अमेंड करने के लिए। अब हम जब जाते हैं करने के लिए स्पेसिफिक सेक्शंस की अगर बात करें हम लाइन से, यहाँ पे हम शेड्यूल्स, सब्जेक्ट मैटर्स एंड रिलेटेड आर्टिकल्स। जब हम शेड्यूल 1 की बात करेंगे तो ये इसका सब्जेक्ट मैटर है स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर नेम्स, लिस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज। ये इसके रिलेटेड आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 and 4। सेकेंड शेड्यूल की बात करेंगे तो ये कंटेन करता है एमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। एमोलमेंट्स क्या होता है? वी कैन से इट एज अ टाइप ऑफ सैलरी, पर ये सैलरी से अलग इस तरीके से है कि हम किसी भी प्रकार की सर्विस के लिए जो कैश पेमेंट या मनी का पेमेंट करते हैं वो एमोलमेंट्स कहलाता है। ये उसका एक टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। बेसिकली ये डिनोटेड है 59, 65, 75, ये सब आर्टिकल्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। एज यू कैन सी दैट द एमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ whom, all whom. So this is mentioned, the emoluments, allowances, privileges of all these people mentioned here. The President of India, governors of all the states, Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha, Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha, Speaker and Deputy Speaker of Vidhan Sabha, which we called as state legislative assemblies, Chairman and Deputy Chairman of states, those have legislative councils, in Hindi Vidhan Parishad। हमारे कुछ स्टेट्स हैं लाइक महाराष्ट्र, बिहार, जिनमें यूपी, जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, तो उनके भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के एमोलमेंट्स, प्रिविलेजेस और अलाउंसेस को ये कवर करता है। एंड लास्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कैग। यहाँ पे मैं एक चीज़ गौर करवाना चाहूँगा कि कैग एकमात्र एक ऐसा ऑफिसर है जिनका एमोलमेंट्स शेड्यूल्स में मेंशन है। ये क्वेश्चन कई बार कई स्टेट पीएससीज में, इवन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इट्स एमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो ये कैग है, क्रॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल जिनको हम कहते हैं, लेखा नियंत्रक। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। रिलेटेड आर्टिकल मैंने इसमें बताया, ये सब हैं। अब देखिए, अब रिलेटेड आर्टिकल्स वही होंगे जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, गवर्नर से है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, ये वही आर्टिकल्स है जो उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम अगर जाएं थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में हमारा ओथ्स एंड अफर्मेशन। देखिए, ओथ होती है शपथ, अफर्मेशन ये होता है सिंस इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, हमने ये कहा कि जब हम ओथ लेते हैं तो किसी गॉड, हमारा धर्म हो, मजहब हो, रिलीजन हो, वो हम ओथ लेते हैं। पर जब हम अफर्म करते हैं तो हम करते हैं आई सोलमनी अफर्म दैट। तो ये अफर्मेशन और ओथ का डिफरेंस है। ओथ इज़ अ मोर रिलीजियस सॉर्ट ऑफ थिंग विच इन इट्स सेक्युलर फॉर्म डिनोट्स अफर्मेशंस। अब किन किन की चीज़ का ओथ एंड अफर्मेशन है? यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स फॉर लोकसभा एंड विधानसभा। देखिए, जब एक कैंडिडेट लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरता है तो उसको एक ओथ दी जाती है, उसके द्वारा एक ओथ ली जाती है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। ये शेड्यूल वो ओथ भी कंटेन करता है। एमपी और एमएलए जब बन जाते हैं, कोई किसी ने कैंडिडेट ने लड़ा, जो हार गए वो तो हार गए, जीतेगा कोई एक ही, तो जीतेगा जो वो, जब आपने देखा होगा संसद में या विधानसभाओं में ये एमएलएस और एमपीस ये ओथ लेते हैं। ये वो ओथ की बात यहाँ पे की गई है, यहाँ पे वो लिस्टेड है, वर्ड बाय वर्ड रिटर्न है इस शेड्यूल में। ओके, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनकी भी जब अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तब ये क्या ओथ या क्या अफर्म करते हैं अपने ऑफिस को होल्ड करने के पहले, ये थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। वंस अगेन कैग, कैग इज़ द ओनली ऑफिसर
इसमें ऑप्शन में आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑफिसर है जिसके पास या जिसकी ओथ एंड अफर्मेशन, जिसके प्रिविलेजेस, अलाउंसेस, अमोलमेंट्स मेंशन है शेड्यूल ऑफ इंडिया में। ये सिर्फ क्रॉम्पटन एंड ऑडिटर जनरल है, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है और कोई किसी प्रकार का नहीं है, हमारा अटॉर्नी जनरल नहीं है, ये सिर्फ कैग है। ये ध्यान रखने की बात है। आर्टिकल्स जब हमने डिस्कस किए तो वो डिस्कस हो गए थे 75, फिर वो सब आ जाएंगे। यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट उससे करस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये आर्टिकल जब हम पॉलिटी का सेशन पढ़ेंगे, एक एक करके पार्ट बाय पार्ट हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, तब हम समझ सकते हैं इसमें कि ये डायरेक्टली रेफरेंस हैं, करस्पॉन्डेंस उसके देखते जाइए। फोर्थ शेड्यूल, नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा अलोकेटेड टू ईच स्टेट। जैसे आप सब जानते हैं कि राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल में आपको पता होगा बाई कैमरल लेजिस्लेचर है हमारा, जिसमें लोअर हाउस या लोकसभा बोली जाती है, अपर हाउस या हाउस ऑफ एल्डर्स या राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोली जाती है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में हर स्टेट को कितनी सीट्स अलॉट की गई हैं, ये उनका डिटेल प्रस्तुत करता है। जैसे छत्तीसगढ़ को 5 सीट मिली हैं राज्यसभा में। ओके, इससे रिलेटेड आर्टिकल है 4 फर्स्ट पॉइंट एंड आर्टिकल नंबर 80 सेकेंड। फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो ये बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो फिफ्थ शेड्यूल है ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि इससे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। रिलेटेड आर्टिकल ऑब्वियसली 44(1) है। इसमें एक्चुअली बात यह है शेड्यूल्ड एरियाज़ होते क्या हैं। तो एक ये 50s में ढेबर कमेटी बनाई गई थी, उसने शेड्यूल्ड एरियाज़ को कहा था कि ऐसे एरियाज़, अब वो डिवीज़न भी हो सकता है, सब डिविजन्स भी हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्या है, देखिए डिस्ट्रिक्ट्स बहुत सारे बन चुके हैं, पर कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट या कुछ तहसीलें, मंडल जिनको हम कहते हैं, ऐसे हैं जहां अगर 50% या उससे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, दोज एरियाज आर कॉन्स्टिट्यूटेड एंड रिफर्ड एज शेड्यूल्ड एरियाज इन विच शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसाइड्स। इनके और भी 2-3 पैरामीटर हैं। इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं होना चाहिए, अंडर डेवलप्ड काइंड ऑफ नेचर होना चाहिए। ये अगर आप देखेंगे इसमें तो यहाँ पे हमारे जो पंचायती राज एक्ट है, व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस स्लाइड, अनदर स्लाइड, जो इसमें ये डायरेक्ट जो हमारे पंचायत के एक्ट हैं वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। 1996 में एक पेसा एक्ट, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज आया था, उसके थ्रू यहाँ पे हुए थे। वो हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये अभी यहाँ पे हम सिर्फ शेड्यूल डिस्कस कर रहे हैं, वो जब डिटेल आएगा मैं पूरा एक बार डिस्कस करेंगे हम उनको। ये यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि ये शेड्यूल्ड एरियाज़ हमारे देश के 28 में से 10 राज्यों में हैं। 10 आउट ऑफ 28 स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री कंटेन्स दिस शेड्यूल्ड एरियाज़। छत्तीसगढ़ उनमें एक है। छत्तीसगढ़ है, MP है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो आपको सब याद अगर रख सकते हैं, वेरी गुड, छत्तीसगढ़ है, ये चीज़ ज़रूर याद रखेंगे। एंड रिलेटेड आर्टिकल इज 44(1). मूविंग टू द नेक्स्ट शेड्यूल, दैट इज 6th शेड्यूल, इट टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ये फिर मैं कहूँगा 5th एंड 6th शेड्यूल। देखिए जनरली प्री में जब क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, या तो पॉइंट वाइज में पूछ लेगा या टेबल बना के पूछ लेगा कि आपको एक तरफ शेड्यूल दे देगा एक कॉलम में आपका सब्जेक्ट मैटर पूछ लेगा। जनरली रिलेटेड आर्टिकल नहीं पूछते हैं क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है और उसमें गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरली सब्जेक्ट मैटर और नंबर ऑफ शेड्यूल इस पे लिमिटेड रहते हैं प्री के क्वेश्चन, पर मेंस में एनालिटिकल पॉइंट होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया की बात करेंगे। यहाँ पे आप बिल्कुल ये याद रखें कि ये 4 स्टेट ही हैं जहाँ शेड्यूल 6 एरियाज़ हैं, इनको बोला ही जाता है ये शेड्यूल 6 एरिया है। असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये 4 स्टेट ही हैं। रिलेटेड आर्टिकल्स 244(2) एंड 275(1). असम में 3, इसमें आप अगर देखेंगे तो ये 3 हैं, नॉर्थ कचार, कार्बी एंगलोंग एंड बोडोलैंड। एक्चुअली क्या है, ये एक टेरिटोरियल काउंसिल बना दी जाती हैं, उनके अपने अलग नियम रहते हैं विच आर फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम्स विच इज़ प्रिवेलेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अभी याद रखने की चीज़ इसमें सिर्फ इतनी है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट ऐसे हैं देश में हमारे 28 राज्यों में से जो 6 शेड्यूल एरियाज़ कंटेन करते हैं, कवर करते हैं। 7th शेड्यूल की अगर बात करें हम तो ये यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है। आर्टिकल 246, ये ज़रूर याद रखें आप, ये पूछ चुका है विभिन्न स्टेट PSCs के एग्ज़ाम में। आर्टिकल 246 किससे रिलेटेड है,
ये यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट कवर करता है। अब आप समझते होंगे कि जब हमारी पॉलिटी बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत कुछ बोरो करता है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। वहाँ पे भी एक सिस्टम था, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स कौन से हैं, अनरिजर्व्ड सब्जेक्ट कौन से हैं। तो ये एक प्रकार से इस तरीके की बात की गई है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट हमारी बना सकती है कानून, उसके ऊपर लॉ, कौन सी ऐसी हैं जिनमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, कौन से ऐसे हैं जिनमें दोनों बना सकते हैं। कॉन्करेंट मीन्स दोनों बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट के साथ अब ये बात है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। पर अगर दोनों ने बनाया है, अगर कॉन्फ्लिक्ट का एक स्टेट क्रिएट हो रही है कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया है उस पर ही कानून यूनियन गवर्नमेंट ने भी बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो किसका कानून प्रिवेल करेगा? ऑब्वियसली यूनियन गवर्नमेंट का कानून यहाँ प्रिवेल करेगा। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो यूनियन गवर्नमेंट का कानून पूरा। अगर एक जैसी दोनों एक ही बात बोलते हैं, अगर दोनों कानून, तो इट इज़ वेल डन एंड डस्टेड। बट अगर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो ये स्टेट का कानून वहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, नल एंड वॉइड होगा जहाँ तक वो यूनियन के कानून को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इसको हम जब डिस्कस करेंगे स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है, तब और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें बताने वाली बात यह है कि यूनियन लिस्ट में एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट्स हैं, 100 सब्जेक्ट। ये पहले 97 थे, उनसे बढ़ के 100 हो गए। स्टेट लिस्ट में पहले 61 सब्जेक्ट थे, अब बढ़ के 66 हो गए। और कॉन्करेंट लिस्ट में आज की डेट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो 100, 66 एंड 52 ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं हमारे यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब तो 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल आप बहुत सुनते होंगे, बहुत पॉलिटिसाइज्ड शेड्यूल मैं बोलूँगा इसको, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पॉलिटिसाइज्ड शेड्यूल अगर कोई है तो वो 8th शेड्यूल है। इसमें बात आती है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस की। आपने बहुत सुना होगा, खासकर अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो, कि छत्तीसगढ़ी को 8वीं सूची में या 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। दिस इज़ दैट 8th अनुसूची, दिस इज़ दैट 8th शेड्यूल। ये रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस करता है। इसमें ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, 1950 में, तो 14 लैंग्वेजेस थी, पर अभी प्रेजेंट में 22 लैंग्वेजेस हैं। आर्टिकल रिलेटेड इसके 344 एंड 351 है। इसमें अगर आप जाएंगे तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि 22 लैंग्वेजेस आप याद कर लें, और स्पेशली ये जो 14 इनिशियली थी ये तो ज़रूर याद करें, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2003 में और भी अलग अलग समय पे कुछ लैंग्वेजेस को बढ़ाई गई हैं। जैसे जो बेसिक लैंग्वेज हैं, हिंदी, असमीज़। बेसिक बोलने का मतलब मेरा ये नहीं है कि कम या ज़्यादा, बेसिक बोलने का मेरा मतलब ये है जो वाइडली स्पोकन है। देखिए, लैंग्वेज कोई ऊपर या नीचे नहीं है, पर गवर्नमेंट को जो फंड अलोकेशन होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चेयर बनेंगी, उनकी डिपार्टमेंट्स खोलेंगे, वो बेसिकली होता है, डिपेंड करता है हाउ मच द नंबर ऑफ स्पीकर्स आर देयर ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो ये जो 14 थी, इसमें गुजराती, असमीज़, बंगाली, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, जो इस तरीके की लैंग्वेज हैं जो हम कहते हैं ना वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया, ये हैं। इसमें लैंग्वेजेस वाइडली स्पोकन ये भी हैं, बट दे आर लेस स्पोकन देन दीज 14 लैंग्वेजेस। आर्टिकल आप रिलेटेड पढ़ सकते हैं बिल्कुल। इसमें एक चीज़ बस जो याद रखने की वो है कि बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनको इसमें इंक्लूड करने की मांग चल रही है। अगर हम स्पेसिफिक नंबर्स पे जाएं तो छत्तीसगढ़ी को इंक्लूड करते हुए 38 लैंग्वेजेस हैं जिनको अभी इंक्लूड करने की मांग चल रही है। आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बी रिमेंबर ऑल दैट। बट हाँ, आप ये याद रखें कि छत्तीसगढ़ी भी एक लैंग्वेज है, अभी इसमें नहीं है, बात चल रही है, हो सकता है शामिल हो, उस पर टैब रखिएगा अपना। अब यहाँ पे एक बात बताने की है कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 में जब एनेक्ट हुआ था, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ तक ही शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल तक। बाद में अलग अलग अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नए शेड्यूल्स ऐड किए गए हैं, और आज हमारे टोटल शेड्यूल्स का नंबर 12 है। मतलब 8 से ज़्यादा बढ़ के अब 12 हो गए हैं। 9th शेड्यूल क्या है हमारा? सब्जेक्ट मैटर में देखेंगे तो ये पहली बार 1951 में, ये सबसे पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, ये प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। एक्चुअली हमारे देश में क्या है कि जो सिस्टम चलता है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बताए तो वो नल एंड वॉइड हो सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो उसमें एक जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो सकता है वो है कि वो रिक्वायर्ड जो अमेंडमेंट्स हैं वो करे,
वापस पास करे, जो हमारा बिल पास में हम पढ़ेंगे कि लोकसभा राज्यसभा या इधर वे जैसा भी हो एसेंट ऑफ हमारे प्रेसिडेंट का मिले तो वो लॉ बन जाएगा। 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाके इसमें कुछ सेक्शंस को ऐसा बना दिया गया था, जैसे एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी, ये बेसिकली उसके लिए किया गया था कि जो राइट टू पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा कर्टेल किया गया था यहाँ पे, और प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन एक्ट्स अगर इस 9th शेड्यूल में कोई डाल दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट कांट इंटरफेयर इन दैट। आप बेसिक इतना समझ लीजिए कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ बनाया, अभी जैसे रिजर्वेशन की बात आ रही है, आप लोगों ने सुना होगा बहुत पॉलिटिसाइज इशू था, तो रिजर्वेशन की बात में भी लोग कुछ कह रहे थे। 10th शेड्यूल क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन एक्ट, इसको ना एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको तो बहुत बार ये आता रहता है, एंटी डिफेक्शन लॉ अभी बहुत आता है, जिसको हिंदी में दल बदलू कानून कहते हैं। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, वो हम डिटेल में डिस्कस तब करेंगे जब हम पॉलिटी के अदर एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। ये होता है कि लोकसभा या विधानसभा के मेंबर जीत जाते हैं एक अलग पार्टी के चुनाव पे, जीतने के बाद वो चले जाएंगे। ये तो 1985 में के पहले तक ये काफ़ी हुआ है हमारे देश में। उसके बाद के लोगों को उस समय यहाँ पे ये लगा कि अगर ये चलते रहेगा तो ये हमारे ना सिर्फ डेमोक्रेटिकली गलत है, ये एथिकली और मॉरली भी गलत है। आप चुनाव किसी दूसरी पार्टी में रह के जीतते हैं, चुनाव जीतने के 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद अपने पर्सनल गेंस के लिए, चाहे वो पावर की बात हो, चाहे वो मनी की बात हो या अदर कारण हो, वो उसमें आप चले जाते हैं। तो इसके रिलेटेड आर्टिकल है 1022 एंड 191(2). आप देख सकते हैं 102 लोकसभा के लिए है, 191 विधानसभा के मेंबर्स के लिए है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में आया था। अब आप देख सकते हैं 1st से 52nd, इस बीच में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से शेड्यूल ऐड नहीं हुआ है। ये 51 में हुआ था, ये 85 में, इतना गैप है। उसके बाद 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें हम, 11th शेड्यूल की बात करें तो ये 73rd CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया था। ये बड़ा फेमस है। इसमें जब हमारे पंचायत्स को, और 74th जो नेक्स्ट शेड्यूल है उससे हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ को, जो लोकल अर्बन ULBs बोलते हैं हम, अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड पंचायत्स, ये जिनके चुनाव भी होते हैं, अभी छत्तीसगढ़ में ड्यू हैं इस साल, विदिन 1 ईयर कंडक्ट होंगे। इनके साथ ये है कि इनको 1990, ये 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के पहले तक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था। ये हमारे देश में ऐसा नहीं था कि पंचायतें नहीं थीं, पंचायतें थीं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट थीं, पर उनको लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक रिकॉग्निशन नहीं था। वो हमको इस एक्ट के थ्रू मिला। ऑब्वियसली इसका आर्टिकल रिलेटेड है, वो 243G है, विच वॉज इंसल्टेड इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन विथ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd ऑफ 1992। इससे 11th शेड्यूल भी ऐड हुआ। इसमें पंचायत की पावर है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसमें अगर टोटल आप देखेंगे तो 29 आइटम्स हैं। ये कॉमन आइटम हैं, ये इस तरीके के आइटम्स हैं जो लोकल लेवल पे डील अच्छे से हो सकते हैं, लाइक लैंड इम्प्रूवमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, जो इस तरीके के टॉपिक है। अगर आप देखिए दिल्ली में बैठ के अगर कोई ये बोलेगा कि सॉइल कंजर्व करना है केरल में या अरुणाचल प्रदेश में, भाई देखिए केरल का एनवायरनमेंट अलग है, टोपोग्राफी अलग है, जियोग्राफिकल फिजिकल कंडीशन अलग है, अरुणाचल की अलग है। तो ये चीज़ देखी गई कि जो इस तरीके के टॉपिक्स हैं ये लोकल लेवल पे ज़्यादा अच्छे से डील किए जा सकते हैं। तो जब लोकल लेवल पे ज़्यादा अच्छे से डील किए जा सकते हैं तो जो लोकल पंचायत हैं उनको इसकी पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों दे दी जाए, ये चीज़ है। अब सेम एग्जैक्ट केस है इसका मिरर 12th कॉन्स्टिट्यूशन, 12th शेड्यूल विच इज़ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये देखिए यहाँ पे 73rd है 1992, जस्ट उसके साथ ही ये हुआ था 1992 में ही 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। यहाँ पे ये म्यूनसिपाल्टीज़ के साथ यही बात हुई, जैसा पंचायत को पावर दी गई थी वैसी म्यूनसिपाल्टीज़, जो ULBs भी हम कहते हैं, म्यूनसिपाल्टीज़ एक्चुअली बात ये हो जाएगी, ULB कहना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है या ज़्यादा अच्छा है, अर्बन लोकल बॉडीज़, ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये तीनों के फॉर्म में हो सकते हैं। इसलिए हम उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम पंचायती राज वगैरह के सेक्शन में आएंगे, तब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये 243W है, ये इस आर्टिकल को भी मेन कॉन्स्टिट्यूशन में तभी इंसर्ट किया गया था। ये आप यहाँ देख सकते हैं 243G है, ये 243W है। अब इसमें जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि प्री क्वेश्चन मेजरली फैक्ट बेस्ड रहता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि टेबल बना के कि शेड्यूल नंबर 1st, 4th, 9th, 12th, और इस तरफ होगा वो मैच द कॉलम आपसे पूछ लेंगे, या डायरेक्ट सेंटेंस के फॉर्म में पूछ सकते हैं। फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नेम ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं, सेंटेंस के फॉर्म में पूछ सकते हैं। अगर हम
मेंस के बेसिस पे जाएंगे तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था 5th, 6th, 10th, 11th, 12th। 11th, 12th को मैं इसीलिए एक साथ कंसिडर करता हूँ बार बार कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ही हुआ है। पर एक में पंचायत है 73rd में जो 11th शेड्यूल में है, और 74th में म्यूनिसिपालिटीज़ हैं जो 12th शेड्यूल हैं। इनको हम डिटेल में करेंगे जब हम पंचायती राज डिस्कस करेंगे। 10th मैंने एंटी डिफेक्शन बताया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ये देखेंगे 10th वाला कि ये बहुत कॉन्करेंट टॉपिक है। ये समसामयिक जिसको हम कहते हैं, ये बार बार होते रहती हैं क्योंकि लोग अभी भी कर रहे हैं। इसका एक लूप होल निकाल लिया गया है 1/3 का, तो वो डिस्कस करेंगे हम। तो इसलिए ये करंट अफेयर में बना रहता है, इसलिए 10th शेड्यूल कभी भी पूछा जा सकता है। 5th और 6th का मैंने जैसे बताया आपको, इससे मेंस में क्वेश्चन जनरली आता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने आपको बताया 6th नहीं सिर्फ 5th शेड्यूल एरियाज हैं, तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के क्या तरीके हो सकते हैं, ये जनरली रहता है। मोर रेस्ट विल बी डिस्कसिंग विद द रिस्पेक्टिव पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो इस सेशन के लिए शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ही। थैंक यू।